देखो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, ओशन रिलीफ को देख रहे थे और ओशन रिलीफ में समझ रहे थे क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। वहाँ से हम निकल के आगे आए, तो हमने क्या देखा, मूवमेंट ऑफ, हमारा टॉपिक क्या था, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, है ना। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर में मैंने आपको क्या बताया कि दो टाइप से मूव कर सकता है ना, दो टाइप से ओशन वाटर मूव कर सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे। हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तो या तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके आगे जाएगा, है ना, इसको आप क्या बोलोगे, वेव, है ना। या तो ऐसे लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर वो फ्लो करेगा, है ना, उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, करंट्स, है ना। यही चीज़ क्या है, करंट्स। वेव्स के भी मैंने आपको दो टाइप बताए, एक नॉर्मल वेव्स और एक सुनामी वेव्स, है ना। नॉर्मल वेव्स और सुनामी वेव्स, और फिर ये करंट्स। तो ये वाला हमारा मेन टॉपिक है। वर्टिकल मूवमेंट में क्या हो सकता है भाई, आप देखो एक चीज़ क्या बताई आपको मैंने, वो अपवेलिंग और डाउनवेलिंग, है ना, अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। और मैंने आपको ये चीज़ बताई कि अगर वर्टिकल मूवमेंट मतलब ऊपर की तरफ खींचना, तो क्या हो सकता है, वो जो टाइड्स आती हैं वो भी एक टाइप का वर्टिकल मूवमेंट है ना। टाइड्स आना क्या है, वर्टिकल मूवमेंट है। आपको दिख रहा है, यहाँ से सबको दिख रहा है ना। टाइड्स आना क्या है, टाइड्स आना भी वर्टिकल मूवमेंट है, और अपवेलिंग और डाउनवेलिंग होना भी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर है। जबकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर क्या क्या है भाई, वेव्स और करंट्स। वेव्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि ये वेव्स आने के लिए क्या कंडीशन है, वेव्स आने के लिए कंडीशन क्या है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन थी इसके आने के लिए विंड, है ना। क्या विंड होना इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि सरफेस के ऊपर जब विंड चलती है तो उसके हिसाब से सरफेस वाटर को हिलाती है ना, सरफेस वाटर को हिलाती है। तो अगर विंड चल रही है और सिर्फ सरफेस के ऊपर से टच कर रही है, उसकी वजह से ये वेव्स क्रिएट हो रही हैं। इसका मतलब अगर ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ऐसे मानो पूरा, तो वेव सिर्फ कुछ ही डेप्थ तक की अपर सरफेस को ही हिला पाएगी अपने फोर्स से, उससे नीचे तो पानी जो है वो नहीं हिलेगा, ठीक है ना। उससे नीचे का जो पानी होगा वो नहीं हिलेगा ना वेव्स की वजह से। क्या, तो कुछ डेप्थ तक जो है अगर विंड चल रही है सरफेस के ऊपर, तो अगर ओशन के ऊपर से जा रही है तो पानी को कुछ डेप्थ तक उस पानी को हिला सकती है अपनी फोर्स से, उसको आप बोलोगे कि इसने वेव्स जनरेट की, है ना। आप क्या बोलोगे, वेव्स जनरेट की, है ना। ठीक है, विंड की वजह से तो वेव आ गई। हमने एक्चुअल में क्या पढ़ना है, करंट्स। अभी करंट पढ़ने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, करंट के बारे में मैंने क्या आपको बताया, करंट्स आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, which moves below the surface of ocean, ये इसकी मेन डेफिनेशन अगर आप बोलो तो आपको क्या पता नहीं चाहिए, वेव से ये कैसे अलग है भाई, ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ह्यूज स्ट्रीम जो है वो मूव कर रही है ना। वेव क्या है, वेव तो भाई विंड की वजह से, उसमें सिर्फ अगर सिर्फ विंड चल रही है तो अब ऊपर की सरफेस को हिलाएगी तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर करंट्स मूव कर रही हैं अर्थ पे, तो इसके चलने के पीछे बहुत सारे फैक्टर होंगे। हम उस फैक्टर को डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से करंट जो है वो मूव करती है ना, कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से करंट्स जो है वो मूव करती हैं, है ना। यही देख रहे थे हम कल, थोड़ा सा शायद मैंने आपको बताया था, बाकी का भी देख रहे हैं। आप देखो करंट्स के ओरिजिन के लिए और चलने के लिए क्या पीछे उसके प्री रिक्विजिट है ना। पहला ये चीज़ है कि भाई हीट डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए, है ना, क्या हीट डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर करना है उसके हिसाब से आपकी करंट्स जो है वो चलेंगी, है ना। हीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब इक्वेटर
इक्वेटर जहाँ पर आपकी क्या है, वार्म वाटर है ना, इक्वेटर के पास आपका वार्म वाटर और पोल्स के पास आपका कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। इक्वेटर के पास आपका वार्म वाटर, पोल्स के पास आपका कोल्ड वाटर, और वो चाहेगा कि वार्म वाटर पोल्स की तरफ मूव करे और कोल्ड वाटर पोल से इक्वेटर की तरफ आए, है ना। वार्म वाटर क्योंकि गर्म हो गया है, लाइट हो गया है, लाइट हो गया है, वार्म वाटर गर्म है, लाइट हो गया है, तो सरफेस के थोड़ा पास से चलेगा, कहाँ, नियर टू सरफेस, नियर टू सरफेस ऑफ द ओशन, है ना। जबकि आपका कोल्ड वाटर जो है वो थोड़ा भारी है, तो वो कहाँ पर चलेगा, अगर उसको मूव करना है उसका कॉलम कहाँ चलेगा, सब सरफेस लेवल पे, है ना, सब सरफेस लेवल, ठीक है ना। अगर आपका वार्म वाटर है तो वो कैसे चलेगा, नियर टू द सरफेस ऑफ द ओशन, वहाँ पर उसका कॉलम चलेगा। और अगर कोल्ड वाटर है तो कहाँ पर चलेगा, सब सरफेस लेवल पे चलना चाहिए, है ना, है ना। इसलिए आप क्या बोलोगे कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो ये चलती हैं। फैक्टर क्या है भाई, एक और चीज़ है, जैसे क्या फैक्टर हैं जो आपके ये ओशन करंट को इफेक्ट करते हैं, है ना, क्या फैक्टर हैं जो आपके ओशन करंट को इफेक्ट करते हैं। उसमें से पहला फैक्टर इज विंड, विंड, है ना, विंड। लेकिन कौन सी वाली, ये जो हवा चल रही वो वाली नहीं, प्लैनेटरी विंड्स। कौन सी, प्लैनेटरी विंड्स, कौन सी, प्लैनेटरी, प्लैनेटरी विंड्स। जो प्लैनेटरी विंड्स होती हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है उस हिसाब से आपकी जो ओशन करंट्स होंगी वो भी चलेंगी, है ना। जो आपकी प्लैनेटरी विंड्स की डायरेक्शन होती है उस हिसाब से आपकी विंड्स भी, आप उस हिसाब से आपकी ओशन करंट्स भी चलेंगी। अब ये प्लैनेटरी विंड्स की क्या डायरेक्शन है, कैसे है, वो हमारी क्लाइमेटोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन अभी आपको थोड़ी सा अगर समझना है तो आप समझो कि कुछ परमानेंट प्लैनेटरी विंड्स हमारे अर्थ के ऊपर चलती हैं, कुछ परमानेंट प्लैनेटरी विंड्स हमारे अर्थ के ऊपर चलती हैं। जैसे आप बोलो कि गर्मी हो गई और लू चल रही है ना, तो परमानेंट प्लैनेटरी विंड नहीं ना हुई, वो तो गर्मी हुई इसलिए चल रही है ना। या सर्दी होगी, बहुत सर्दी में कोई ठंडी हवा चल रही है ना, सीजनल विंड होगी वो एक टाइप की, है ना। परमानेंट विंड का क्या मतलब है, जो हमेशा से रहेगी, है ना, वो हमेशा रहेगी। तो हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे कि कैसे, जैसे अगर ये इक्वेटर है और अगर ये पोल्स हैं, है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे कि इक्वेटर के पास जो होती है तो विंड्स ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे, है ना। इक्वेटर के पास जो होती हैं विंड्स कैसे चलती हैं, ऐसे। इनको क्या बोलते हैं, ईस्टर्लीज बोलते हैं, है ना, इसको ईस्टर्ली, है ना, बोलते हैं, नहीं बोलते। और अगर ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर विंड की डायरेक्शन ऐसी होती है, कैसी, ऐसी, है ना, ऐसी होती है। उस वेस्टर्ली के अलग अलग टाइप के नाम होते हैं, है ना। उसको आप देखोगे साउथ में रोरिंग 40, ये फ्यूरियस 50, ऐसे करके अलग अलग नाम से होती है। अब ये भाई ये इस तरफ को क्यों चल रही है, इस तरफ को क्यों चल रही है, बाद में आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अभी के लिए क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा पॉइंट, कि जो आपकी करंट की डायरेक्शन है, करंट की जो डायरेक्शन है वो किस हिसाब से कहाँ चलेगी, इज अफेक्टेड बाय द प्लैनेटरी विंड्स, है ना, इज अफेक्टेड बाय द प्लैनेटरी विंड्स। इसको ईस्टर्ली क्यों बोल रहा है भाई, ईस्ट से चल के आ रही है ना, जिस साइड से चल के आएगी उस हिसाब का नाम, है ना। इसको वेस्टर्ली क्यों बोला, या वेस्ट से चल के इधर की तरफ जा रही है तो वेस्टर्ली हो गई, ठीक है ना। ये हवा जो होती है, ये कौन सा एरिया है, इक्वेटर, इक्वेटर के पास वाले रीजन में हवा का डायरेक्शन इस तरफ होता है ना, और ये टेम्परेट रीजन में हवा का डायरेक्शन इस तरफ होता है ना, ठीक है। तो दिमाग में क्या फिट करना है भाई, ये जो हमारी करंट्स होती हैं वो भी विंड की डायरेक्शन को फॉलो करती हैं। जो हमारी परमानेंट प्लैनेटरी विंड्स होती हैं उसकी जो डायरेक्शन होगी उसी हिसाब से आपकी ओशन करंट की भी डायरेक्शन होगी। मेंस में आ सकता है, मेंस में लिखने को आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द ओशन करंट्स, है ना। तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि ओशन करंट्स फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द प्लैनेटरी विंड्स। यहाँ लिखो कैसे, ओशन करंट्स follows the direction of the planetary
प्लैनेटरी विंड्स, है ना। ओशन करंट फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ द प्लैनेटरी विंड्स, ठीक है। सेकेंड चीज़, पहली चीज़ तो पता चल गई है। सेकेंड चीज़ इंसोलेशन, है ना। इंसोलेशन, इंसोलेशन, इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सनलाइट स्लैश हीट, है ना, स्लैश हीट। इंसोलेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सनलाइट जिस किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जो आ रही है ना, उसकी वजह से वो कितनी हीट जनरेट कर रही है। आप लिखो अमाउंट ऑफ सनलाइट या हीट, एक ही बात है, ठीक है। सन कितनी ज़्यादा देर तक वहाँ पर मौजूद है, उसकी वजह से वहाँ पर कितना गर्म है वो जगह, कितनी ठंडी है ना, ठीक है ना। उसी हिसाब से आपको ये इंसोलेशन के हिसाब से ही बताया क्या कि इक्वेटर का जो पानी है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट वगैरह पड़ेगी, तो इक्वेटर का पानी जो होगा थोड़ा गर्म होगा एज कम्पेयर टू पोल वाटर, है ना। तो इक्वेटर में वार्म वाटर बन जाएगा अपने आप ही, और पोल्स पे कोल्ड वाटर होगा कंपेरेटिव टू ये इक्वेटर, है ना। इक्वेटर के कंपैरिजन में पोल में वाटर थोड़ा कोल्ड होगा, ठीक बात है। दो चीज़ें पता चल गई। उस इंसोलेशन से ये आपकी क्या रिलेटेड है? रेनफॉल भी, है ना। और रेनफॉल से क्या रिलेटेड है? सैलिनिटी, है ना। क्या भाई इंसोलेशन से क्या रिलेटेड? भाई कोई चीज़ ज़्यादा गर्म होगी तो उतनी उसकी इवेपोरेशन होगी, है ना। इवेपोरेशन होगी तो बारिश होगी, बारिश होगी तो फ्रेश वाटर आएगा, फ्रेश वाटर जितना आएगा उतना पानी में आपकी नमक की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, तो आप बोलोगे सैलिनिटी कम होगी। जिस चीज़ की सैलिनिटी कम वो हल्का, वो ऊपर रहेगा। जिस चीज़ की सैलिनिटी ज़्यादा वो भारी, वो सिंक कर जाएगा। बात समझ आई? पक्का आपको समझ आई? नहीं आई? देखो क्या कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि अगर इक्वेटर वाली कोई जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन भी होता होगा, है ना। अगर बहुत ज़्यादा धूप पड़ी और इक्वेटर पे आप देखो बहुत सारी ओशन वगैरह है ना, इतना बड़ा ओशन है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक सारा है ना। अगर इतनी ज़्यादा धूप पड़ी, पूरा दिन धूप पड़ती है ना, पूरा दिन धूप पड़ती है। आपने देखा 12 महीने की जब हमने सनलाइट का फर्स्ट क्लास में देखा था, तो हमने देखा ऊपर टेम्परेट रीजन तो ये सारी हीट डेफिसिट रीजन है ना, जबकि इक्वेटर इज हीट सरप्लस रीजन, है ना। तो हीट सरप्लस रीजन में जब आपकी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट पड़ेगी, हीट प्रोड्यूस होगी, तो उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, उतनी ज़्यादा क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, उतनी ज़्यादा बारिश होगी। जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना आपके ओशन में फ्रेश वाटर ज़्यादा गिरेगा, और उतना आपकी सैलिनिटी उस एरिया की कम हो जाएगी, है ना। कंपेयर टू दिस पोल्स में क्या होगा भाई? पोल में जिस चीज़ के बन जाते हैं स्नो कैप्स, है ना, जिस चीज़ के बनते हैं स्नो कैप, या जिस चीज़ की बर्फ़ में ओशन में बन जाती है आइसबर्ग, है ना। ओशन में आइसबर्ग बनते हैं, तो ओशन में जो आइसबर्ग बनते हैं वो हमेशा फ्रेश वाटर के बनते हैं। ओशन में जो आइसबर्ग बनते हैं ना, ओशन में जो आइसबर्ग बनते हैं उसकी प्रॉपर्टी है कि वो फ्रेश वाटर अगर होगा तो अगर ओशन में किसी अब ऐसा तो नहीं है ना कि ओशन में सारी जगह, यही तो मतलब हुआ ना, किसी जगह सैलिनिटी ज़्यादा है ओशन में, किसी जगह सैलिनिटी कम है। जिस जगह उस टेम्परेट रीजन में भी जिस जगह पे ज़्यादा सैलिनिटी होगी वहाँ पे आइसबर्ग नहीं बनते हैं। जिस जगह पे सैलिनिटी कम होगी, जो एक टाइप से आप जिसको बोलोगे फ्रेश वाटर है, उस चीज़ का तो आइसबर्ग बन जाएगा, बाकी जो बचा उस चीज़ की सैलिनिटी ज़्यादा है ना। ठीक है, पक्का ना? ठीक है, तो कहने का क्या मतलब भाई, इस एरिया में जो सैलिनिटी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सैलिनिटी ज़्यादा एज कम्पेयर टू इक्वेटर। पोल की सैलिनिटी ज़्यादा, जिस चीज़ की सैलिनिटी ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा उस हिसाब से, और वो उस हिसाब से सिंक कर जाएगा, है ना। और जिस चीज़ की सैलिनिटी कम वो कंपेरेटिवली इस ज़्यादा मोर सलाइन वाटर से ऊपर रहेगा, है ना, एक हिसाब से, है ना। नहीं समझ आ रही? आ गई ना समझ? पक्का नहीं आ रही है किसी को तो बता देना। ये भी चीज़ समझ आ गई भाई, ये वाली चीज़ भी इफेक्ट करती है क्या? इंसोलेशन से धूप की वजह से पानी गर्म है ठंडा कैसे डिपेंड करेगा? रेनफॉल से पता चलेगा, सैलिनिटी सब एक हिसाब से जुड़ा हुआ है ना। और वहाँ पर क्या बताया कि भाई प्लैनेटरी विंड्स को फॉलो करेगी क्या? ओशन करंट जो है आपकी किसको फॉलो करेगी? प्लैनेटरी विंड्स को। प्लैनेटरी विंड्स आर परमानेंट विंड्स, है ना। प्लैनेटरी विंड्स जो है वो परमानेंट विंड्स है, चलती रहती हैं हमेशा, है ना। ठीक है, ये भी समझ आ गया। फिर और कौन सी चीज़ होगी जिसको आपकी ये ओशन करंट जो है उसमें और कौन सी चीज़ है जो उसकी डायरेक्शन या उसके मूवमेंट को इफेक्ट करती है? क्या उसके डायरेक्शन या उसके मूवमेंट को इफेक्ट करने के लिए एक और तीसरी फोर्स
है ना। तीसरी चीज क्या है, कोरियोलिस फोर्स, है ना, कोरियोलिस फोर्स है ना। क्या है कोरियोलिस फोर्स? कोरियोलिस फोर्स समझते हैं। कोरियोलिस फोर्स अगर आप पढ़ोगे, क्या अगर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे, ये सारी चीजें पढ़ोगे, उसमें क्या लिखा होगा? उसमें सीधी एक लाइन लिखी होगी, कोरियोलिस फोर्स नहीं एक्सप्लेन किया होगा। उसमें क्या लिखा होगा? ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, कोई भी चीज होगी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो राइट साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई भी चीज होगी जो सदर्न हेमिस्फीयर में, वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसको एक्सप्लेन नहीं किया होगा, है ना। हम समझेंगे क्या है ये कोरियोलिस फोर्स। मानो ये कोई आपकी अर्थ है, मानो यहाँ पे इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, है ना। फिर मानो आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पर हो आप, और आपने कोई इस जगह कोई चीज़ भेजनी है, आपने यहाँ पे सीधी भेज दी, कोई रॉकेट इस जगह से सामने भेज दिया, है ना, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा, क्योंकि आपकी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट है ना, वेस्ट टू ईस्ट आपकी अर्थ मूव करती है 1 घंटे में कितना हो जाता है? 1 घंटे में 15 डिग्री मूव कर जाती है। मानो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से यहाँ भेजा था, उसको यहाँ जाने के लिए 1 घंटा लगता है ना। क्या मानो मैंने यहाँ से कोई यहाँ ऑब्जेक्ट भेजा, उसको यहाँ जाने के लिए 1 घंटा लगता है, पर 1 घंटे में तो अर्थ 15 डिग्री मूव कर चुकी होगी। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ चला जाएगा? इधर कहीं चला जाएगा, नहीं जाएगा। उधर कैसे जाएगा? कैसे? अगर इस तरफ को मूव कर गई है तो मतलब ये वाली जगह इधर चली गई ना। अब क्या क्या चीज? क्या चीज? हाँ तो नहीं, चलती हुई गाड़ी वाला क्या क्या फिनोमिना है? चलती हुई गाड़ी के आगे की तरफ छलांग लगाते हैं तो उसका क्या फिनोमिना है? इनर्शिया। अरे यार, दो चीज़ों को मत मिक्स करो आप, ऐसे नहीं बनेगी बात। चलती हुई गाड़ी में आप छलांग लगाते हो तो कहाँ की तरफ जाते हो? पीछे की तरफ ना, पीछे की तरफ जाते हो ना। उसको आप इधर फिट करो। कैसे हुआ फिट? करो। अरे भाई देखो भाई, ये आपको ये चीज़ यहाँ पर भेजनी थी, ये चीज़ आपको यहाँ भेजनी थी, पर अर्थ तो यहाँ से यहाँ मूव कर गई है ना। तो वो चीज़ एक्चुअल में इधर नहीं जाएगी, वो तो यहाँ चली जाएगी ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ मूव कर गई है। समझ आई क्या भाई? ऐसे ही तो होगा ना। एक एक करके बताओ क्या। हाँ, स्पेस में भेजो, स्पेस कहीं पर भी भेजो, एक ही बात है। वो कहीं पर भी भेजो, एक ही बात है। वो रोटेट हो रही है ना चीज़, रोटेट हो रही है ना चीज़। अरे भाई साहब, यहाँ पर कोई चीज़ है, आपको यहाँ पर भेजनी है। आप क्या बोल रहे हो? इसको ऐसे हवा में यहाँ पर भेजिए। हाँ, अर्थ रोटेट हुई। आप मानो भाई मैंने रॉकेट भेजा, कोई मिसाइल भेजी, सीधी मेरे को यहाँ पर मारनी थी भाई। अब ठीक है, मेरे को कोई मिसाइल मारनी थी, बैलिस्टिक मिसाइल मारनी थी, मेरे को यहाँ से मारनी थी, यहाँ पर उसका अटैक था, है ना। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में उसको मारता तो वो एक्चुअल में यहाँ पर जाके गिरती। क्यों? क्योंकि भाई तब तक अर्थ ने 15 डिग्री इस साइड में मूव कर लिया होता। तो मेरे को अगर एक्चुअल में यहाँ अटैक करना है तो मेरे को उसको थोड़ा इस साइड पे उसको रखना पड़ेगा, ताकि वो इस जगह पे टारगेट पे आके हिट करे। बात समझ आई? जैसे जो गोली चलाते हैं, है ना, जो गोली चलाते हैं उनको ज़्यादा नहीं हिलना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होता है। बात समझ आ रही है? जैसे कोई आपने देखा होगा गन चलाते हैं, है ना, किसी चीज़ का शिकार करना है ना, तो वो ऑब्जेक्ट भी तो मूव कर रहा है, आपकी गन भी यहाँ से मूव कर रही है, लेकिन उसमें क्या है कि आपकी बुलेट की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है ना, तो उसमें आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ आप मानो कि कोई चीज़ बहुत दूर है, उस हिसाब से अगर आपको करना है और वो चीज़ भी हिल रही है, तो अगर आप सीधी रख के मारोगे तो जब तक आपकी चीज़ वहाँ तक पहुँचेगी वो ऑब्जेक्ट तो आगे निकल गया होगा। बात समझ आ रही है? वही कहने का मतलब है कि भाई अब यहाँ से यहाँ पे कुछ अगर आप मिसाइल मारोगे तो जब तक ये यहाँ पर जाएगी उस हिसाब से आपकी अर्थ ही मूव कर गई होगी, आगे कर गई होगी ना, रोटेट कर गई होगी, अर्थ कर गई होगी। ठीक है, तो अगर अर्थ रोटेट कर गई होगी तो इसका मतलब क्या है कहने का, क्योंकि अर्थ जो है आपकी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, 1 घंटे में 15 डिग्री मूव कर जाती है। तो अगर मेरे को यहाँ से यहाँ कोई चीज़ भेजनी होगी
तो वो एक्चुअल में वहाँ नहीं जाएगी, वो तो किसी राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है ना। वैसे ही अगर आपको ये चीज़ यहाँ पर करनी हो तो वो वाली चीज़ यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात समझ आई? तो आप क्या बोलोगे, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स कोई भी चीज़ जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगी वो डिफ्लेक्ट हो जाती है कहाँ पर, टुवर्ड्स इट्स राइट, टुवर्ड्स इट्स राइट। और अगर कोई भी चीज़ सदर्न हेमिस्फेयर में जा रही होगी, कहाँ, इक्वेटर से पोल की तरफ जाना है उसको, कहाँ से, इक्वेटर से पोल की तरफ किसी चीज़ को जाना है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जा रही होगी तो ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स ऑफ द अर्थ, बिकॉज दैट थिंग इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इट विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट्स राइट हैंड साइड, है ना। और सदर्न हेमिस्फेयर में इसकी लेफ्ट हैंड साइड। आपको इसमें कोई डाउट है तो भाई अभी फिर से पूछ लो, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है ऐसा, उधर सिर्फ ऐसा लिया है, लिखा है कि ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, और फिर आगे नहीं दिया है, ठीक है। बात समझ आई? नहीं है, कोई डाउट है तो बताओ। कोरियोलिस फोर्स मतलब कि ये फोर्स, कोरियोलिस फोर्स एक टाइप की, आपने एक चीज़ को नाम दिया है, वो फोर्स जिसकी वजह से चीज़ आपकी, ये चीज़ आपकी, कोई चीज़ आपकी इक्वेटर से पोल की तरफ नहीं जा पा रही है और डिफ्लेक्ट कर रही है, कर किसकी वजह से रही है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि कोई फोर्स है जो इसको किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है जिसकी वजह से वो सीधी नहीं जा पा रही, राइट हैंड साइड पे जा रही है, तो उस फोर्स को नाम दिया है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। उस फोर्स को क्या नाम दिया है, कोरियोलिस फोर्स। बात समझ आ गई, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स का क्या प्रॉपर्टी, भाई अगर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो चीज़ें उसके, कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर चीज़ों को डिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड्स इट्स राइट, कोरियोलिस फोर्स सदर्न हेमिस्फीयर चीज़ों को डिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट। दिमाग में करो फिट, आगे बढ़ो। बात समझ आ गई क्या भाई? आपने यहाँ से इसको याद करके बनना क्या है, आईएएस। वहाँ पे आपको कोई थोड़ी बोलेगा इसको पत्थर मारो और वहाँ पर भेज दो और राइट, आपको नहीं, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। मैं तो फिर आपको उसका लॉजिक बता दिया कि ये है। अब आप उसको बोलो कि सर यहाँ पे फेंकना है और यहाँ पे, वो भाई उतना ज़्यादा पीएचडी, आप अगर इसमें शौकीन हो गए हो कि भाई मेरे को कोरियोलिस फोर्स में पीएचडी करनी है, घर जाओ गूगल खोलो, कर सकते हो, है ना। वो आपका टाइम, मैंने आपको कोरियोलिस फोर्स समझा दी कि कोरियोलिस फोर्स ये होती है। कोरियोलिस फोर्स तीसरी चीज़ क्या, कोरियोलिस फोर्स, तो पूरा उसको गिने तो क्या क्या चीज़ हुई, एक हुई विंड हो गई, है ना। दूसरी इंसोलेशन, है ना, इंसोलेशन। और तीसरी कोरियोलिस फोर्स, है ना। इंसोलेशन, विंड, कोरियोलिस फोर्स। आपको कोई डाउट है कोरियोलिस फोर्स में तो मैं बताऊंगा फिर भी यार, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप एकदम आप बोलो कि सर इधर नहीं ऐसे करते, भाई बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आप यहाँ से, आपकी चीज़ यहाँ पर कब जाएगी भाई, अगर ये चीज़ स्टेशनरी होगी, रुकी हुई होगी, तो आप सीधा, अगर ये आगे ये दीवार है, अगर ये चलने लग जाए, मानो, और मेरे को यहाँ से कुछ इस पर फेंक के मारना हो, है ना, किसी एक परफेक्ट जगह पे मुझे मारना है, और जब तक ये चीज़ वहाँ जाएगी तब तक वो तो आगे चली गई होगी ना, तो मेरा तो डायरेक्शन नहीं लगेगा वहाँ पर, नहीं लगेगा ना। तो वही समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से उधर कोई चीज़ जाएगी, क्योंकि अर्थ रोटेट कर गई होगी तो वो एक्चुअल पोजीशन पे नहीं लगेगा, है ना। क्या, तो मुझे यहाँ पर मारना होगा तो मैं थोड़ा सा इस साइड मारूंगा तब कि वो यहाँ पर जाए तो मेरा परफेक्ट जगह पे लग जाए, क्या, ठीक है ना। बात समझ आई क्या? डिफ्लेक्शन का मतलब कि यहाँ पर कोई चीज़ होगी तो उसके राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में होगी। मतलब आप इसको उल्टा देखो तो फिर ये भी इसका राइट हो गया, है ना। बात समझ आ गई ना। तो यहाँ से इक्वेटर से देखोगे तो कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स इन द राइट डायरेक्शन अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो, और लेफ्ट डायरेक्शन अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में हो। बात समझ आ गई, ये समझ आ गई। फिर और कौन सी चीज़ है जो आपके इस ओशन करंट को, और कौन सी चीज़ है जो आपके इस ओशन करंट को इफेक्ट कर सकता है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कोस्ट लाइंस ऑफ द कॉन्टिनेंट, कोस्ट लाइंस ऑफ द कॉन्टिनेंट का क्या मतलब है भाई? अगर आपकी, मैंने यही बताया कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन ही करनी है, अगर हीट डिस्ट्रीब्यूशन ही करनी है, ये इक्वेटर है,
तो कायदे से तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ का ठंडा पानी यहाँ नीचे आ जाए, यहाँ का गर्म पानी यहाँ ऐसे चले जाए, होना तो ऐसा चाहिए ना। पर एक्चुअल में आप क्या देखोगे, जो आपकी ओशन करंट है वो किस हिसाब से है भाई। अगर मानो यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है, इधर अफ्रीका है, और अगर मानो ये ऐसे जा रही थी कहीं पर, तो इसके हिसाब से ये यहाँ मुड़ जाएगी, कुछ इस पर फोर्स भी एक्ट करेगी, उस हिसाब से भी मुड़ जाएगी। कोस्ट लाइन भी इसकी डायरेक्शन को मॉडिफाई करेगा, सैलिनिटी भी इसकी डायरेक्शन को मॉडिफाई करेगा, फिर कोरियोलिस फोर्स की वजह से भी ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। उस हिसाब से इसका एक्चुअल में जिस हिसाब से जहाँ जाना चाह रही होगी वहाँ पर नहीं जाएगी, और कोरियोलिस फोर्स कोस्ट लाइन उसके हिसाब से इसकी डायरेक्शन जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी। बात समझ आई है ना? ठीक है ना? जैसे कैसे आप कोई कार उसको ऐसे करके भेज दो, तो सामने अगर कुछ होगा तो वहाँ पर क्या रुक जाती है ना? रुक जाती है ना। लेकिन वो तो सॉलिड चीज़ है ना, सॉलिड चीज़। आप पानी फेंक कैसे मारो, सामने ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी तो किसी दूसरी साइड मुड़ेगा ना पानी, भाई लिक्विड है। बात समझ आई ना? वैसे ही अगर किसी लिक्विड को सॉलिड बाउंड्री दिख जाएगी तो उसको तो कहीं जाना है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। ठीक है, आप बोलो भाई उसको ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन मिल गई तो वो कूद के ऊपर क्यों नहीं आ गई लैंड के? नहीं आ सकती भाई, वो तो नीचे चल रही है ना पानी के। क्या ओशन करंट तो पानी के नीचे चल रही है, वेव थोड़ी है। वेव होती तो फिर आ सकती थी, कोस्ट पे आ सकती थी। हो गया ना? बात समझ आ गई? यहाँ तक बात समझ आ गई तो फिर खोलो अपना मैप, खोलो अपना मैप। मैप में कोई एक पेज होगा जहाँ पर लिखी होंगी ओशन करंट्स। यहाँ उसको छोड़ो, आप इसको ऑन करेंगे, हम यहीं पर देखते हैं। ये देखो, इस फोटो में आपको क्या दिखाना चाह रहा है? ये एक फोटो है, उस फोटो में दिखाना चाह रहा है वार्म सरफेस फ्लो, और फिर नीचे लिखा है कूल सब सरफेस फ्लो। लिखा है क्या? लिखा है वार्म सरफेस फ्लो, और नीचे लिखा है कूल सब सरफेस फ्लो। लिखा है भाई, लिखा है तो बात तो आ गई समझ। इससे चीज़ आपको और क्या समझ आ रहा है? इस चीज़ से आपको और चीज़ क्या समझ आ रही है? देखो, एक चीज होगी कि ये गर्म पानी है तो ये इस एरिया में है ना, है ना, और ठंडा पानी मतलब मानो इस एरिया में है और इस एरिया में है ना। फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे ना अभी। और आपको क्या समझ आ रहा है? आपको ये चीज समझ आ रही है कि ये अगर यहाँ से यहाँ चल रही है, तो मैंने बोला आपको इस एरिया में वेस्टर्ली चलती है, जो कि यहाँ से यहाँ चलती है, ये यहाँ से यहाँ चलती है ना। तो इसकी डायरेक्शन ये इस तरफ है, दिख रहा है। और मैंने क्या बोला, इस एरिया में ईस्टर्ली चलती है, तो इस एरिया की विंड की डायरेक्शन इस तरफ होती है। तो ये देखो, ये इस तरफ जा रही है, दिख रही है? मोटी मोटी समझ आ रही है क्या? कि जो कोल्ड करंट है वो इस तरफ के लिए इस तरफ जा रही है। क्यों इस तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि विंड डोमिनेंट फैक्टर है ना। विंड डोमिनेंट फैक्टर है, यहाँ पर आपकी विंड की डायरेक्शन इस तरफ है तो ये इस तरफ जा रही है, और वार्म करंट की आपकी डायरेक्शन इस तरफ है तो ये वार्म करंट इस तरफ की जा रही है। फिर क्या बता रहा है भाई? ये देखो, यहाँ से मुड़ गई और ऐसे चली गई। कोस्ट लाइन की वजह से भी मॉडिफाई हो रही है। एक एक करके इसको छोटे छोटे करके देखेंगे कि कौन सी कोल्ड करंट है, कौन सी वार्म करंट है, कौन सी कोल्ड करंट, कौन सी वार्म करंट, कौन से ओशन की है, और कैसे कैसे वो वहाँ पे चीज़ों को इफेक्ट कर रही है ना। तभी तो समझ आएगा। ये फोटो से दिखाने का मतलब क्या था कि भाई सेंटर वाले रीजन में आपका क्या दिखा रहा है? वार्म और सरफेस वाटर, और नीचे कूल सब सरफेस फ्लो। ठीक है ना? क्या चीज़? कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन कहाँ दिख रही? कोस्ट लाइन मतलब ये होती है, ये है ना। कॉन्टिनेंट की कोस्ट लाइन मतलब उसकी आउटर वाली चीज है ना, कोस्ट, उसका कोस्ट लाइन। इस फोटो में समझेंगे कि कैसे, इस फोटो में समझते हैं कि कैसे कोई फोटो निकालते हैं और उसमें समझते हैं कि कैसे ये कोल्ड करंट और वार्म करंट चलती हैं एक्चुअल में। वो वाली लाइट बंद कर दो आप, जो कल बंद किया था ना, कल साफ दिख रहा था। कोई लाइट बंद की थी ना कल आपने, एक दो। यार इस फोटो में साफ ही नहीं दिख रहा है।
ये वाली फोटो देखो आप, जो ये अब आ रही है, कहाँ गई? अरे हार्ड टू फाइंड, इसमें भी नहीं दिख रही, इसमें दिख रही है। आप अपने एटलस लाए हो ना सारे? एटलस लाए, एक बार ये एटलस भी खोलो, एक बार ये अपने एटलस खोलो साथ में। क्या चीज़? पेज नंबर 107 खोल लो। अब मुझे लग रहा है कुछ साफ दिख रही है ना? अब ये चीज़ कुछ साफ आई है ना? ठीक है, नासा की वेबसाइट से मिली है भाई। देखो इसमें क्या चीज़ दिखाना चाह रहा है? कोल्ड करंट और वार्म करंट दिखा रहा है, ठीक है? कोल्ड करंट और वार्म करंट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? लाल रंग की जो है वो क्या है? वार्म करंट, और ब्लू रंग की जो है वो क्या है? कोल्ड करंट। जो लाल रंग की है वो वार्म करंट और जो ब्लू रंग की है वो कोल्ड करंट, ठीक है? एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एक जगह से स्टार्ट करते हैं। क्या आप देखो कि सबसे पहले इधर आ जाओ, सेंटर में आ जाओ, सेंटर में ये इधर आ जाओ, ये वाला एरिया, उधर एक साइड से स्टार्ट करो। मतलब कौन सा? पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में आपको क्या बता रहा है? पैसिफिक ओशन में आपको बता रहा है कि एक करंट है जिसको, जो सेंटर ऑफ द इक्वेटर में चलती है, इक्वेटर के अलॉन्ग, उसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। क्या? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। क्या चीज़? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है जिसका नाम है इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है? कौन से नंबर पेज पे है? 107, ठीक है, इसको गोली मारो यार। आप आओ पेज नंबर 107 पे, ठीक है? पेज नंबर 107, पेज नंबर 107 पे सेंटर में लिखी हुई है इक्वेटोरियल करंट, लिखी है इक्वेटोरियल करंट, ठीक है? इक्वेटोरियल करंट लिखी है। फिर आप उसके ऊपर की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ जाओ तो एक करंट आपको दिखा रहा है नॉर्थ पैसिफिक करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट। और एक नीचे की तरफ करंट आ रही है, उसका नाम है कैलिफोर्निया करंट, है? एक नीचे की तरफ करंट आ रही है जिसका नाम है कैलिफोर्निया करंट, ठीक है? ये भी ठीक है। कैलिफोर्निया जो करंट है वो ऊपर का ठंडा पानी लेके नीचे की तरफ आ रही होगी। कैलिफोर्निया जो करंट है ऊपर का ठंडा पानी लेके नीचे की तरफ आ रही है, कोल्ड करंट हुई, ठीक है? फिर एक करंट है जिसका नाम है नॉर्थ पैसिफिक करंट, और इसी नॉर्थ पैसिफिक करंट का नाम इधर देखो, ये लिखा है, ये नॉर्थ पैसिफिक करंट है ना, ये यहाँ से यहाँ जाती है तो ये बन जाती है अलास्का करंट। और सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस पूरे मैप में आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि कौन सी कोल्ड करंट है, कौन सी वार्म करंट है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, क्या? अलास्का वाली जो करंट है, ठीक है? एक एक्सेप्शन आप लिख के रखो, अलास्का करंट जो कि वार्म करंट है, ठीक है? बस, क्योंकि आप तुक्का मारने जाओ और आप बोलो कि अलास्का वो तो ठंडी होती होगी, है ना? जैसे आपके दिमाग में आ सकता है ना, अलास्का ठंडी जगह, क्या पता कोल्ड करंट हो, है ना? बस एक एक्सेप्शन, क्या? अलास्का जो है वो वार्म करंट है। अभी बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले थोड़ा समझो तो सही उसको। फिर आपकी एक करंट दिख रही है जिसका नाम है कैलिफोर्निया करंट, जो कि कोल्ड करंट है, ऊपर से ठंडा पानी लेके नीचे की तरफ आ रही होगी। ऊपर से समझ आ गया नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है। अब देखो साउथ अमेरिका के वेस्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है। साउथ अमेरिका के वेस्ट हैंड साइड में एक कोल्ड करंट है जिसका क्या नाम है? हम्बोल्ट करंट या फिर पेरू करंट, ठीक है? हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट, वो लिखी है, हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट।
आप देखो इसकी डायरेक्शन एक्चुअल में क्या थी, ये ऐसे करके आ रही थी। आप उसमें देखो एक एरो होगा जो दिखा रहा है नीचे की तरफ, लेकिन फिर ये मुड़ गई इसकी कोस्ट लाइन की तरफ से और ऊपर की तरफ चली गई, है ना, चली गई ना, समझ आ रही है। तो एक इसके कोस्ट लाइन की वजह से इसकी डायरेक्शन अफेक्ट हुई है, और आपकी पेरुवियन करंट या फिर हम्बोल्ट करंट वो नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ अमेरिका, है ना। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न मार्जिन में एक कोल्ड करंट जिसका नाम है हम्बोल्ट करंट, ठीक है, जिसका नाम है हम्बोल्ट करंट। बात समझ आ गई, ठीक है। फिर अगर आप इस साउथ अमेरिका के राइट हैंड साइड में आओ, साउथ अमेरिका के राइट हैंड साइड में एक करंट है जो कि है वार्म करंट, उसका नाम है ब्राजील करंट, दिख रहा है, ब्राजीलियन करंट, ब्राजील करंट, ये दिख रही है वार्म करंट, दिख रही है वार्म करंट। और ये क्या है, कोल्ड करंट, ये क्या है, वार्म करंट, ब्राजील करंट, वार्म करंट। और उसके कोस्ट के वेस्ट हैंड साइड पे कोल्ड करंट, पेरुवियन करंट, कोस्ट के ब्राजील के राइट हैंड साइड वार्म करंट, ब्राजील करंट। भाई ऊपर से गर्म पानी लेके पोल की तरफ जा रही है। बात समझ आई। डायरेक्शन कैसी है इसकी, ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, ये यहाँ का गर्म पानी लेके नीचे की तरफ आ रही है, ठंडा पानी लेके ऊपर की तरफ जा रही है कहीं, है ना, ठीक है। फिर आप ये इस वाले एरिया में आते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी करंट है। देखो जरा, एक करंट है उसका नाम लिखा हुआ है लैब्राडोर करंट, दिख रही है। ऊपर एक सी है जिसका नाम है लैब्राडोर सी, ठीक है, ऊपर एक सी है जिसका नाम है लैब्राडोर सी। लैब्राडोर सी से ठंडा पानी लेके ये लैब्राडोर करंट है जो कि नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है भाई, आ रही है। फिर एक आपकी वार्म करंट है, एक आपकी वार्म करंट है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, लिखा हुआ है, लिखा है गल्फ स्ट्रीम या फिर नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। ये आपकी कहाँ से चलते आ रही है भाई, इक्वेटर से चलती हुई आ रही है। इसकी डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ से आ रही है, नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके मुड़ रही है, ठीक है। इधर जाके वार्म करंट और इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, ठीक है, क्या नाम है, गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि लैब्राडोर करंट जो है और ये जो गल्फ स्ट्रीम है, मतलब एक कोल्ड करंट और एक वार्म करंट कहीं पर जाकर बीच में मिल रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, मिल रही है ना, एक जगह पे जाके आपकी क्या टकरा रही है। ये जो लैब्राडोर करंट है वो किससे टकरा रही है, गल्फ स्ट्रीम या फिर नॉर्थ एटलांटिक करंट। अब दिमाग में क्या फिट करना है भाई, किसी भी जगह पे अगर कोल्ड करंट और वार्म करंट आपस में टकराएं तो वो चीज़ जो होती है बेस्ट प्लेस फॉर फिशिंग, है ना, बेस्ट प्लेस फॉर फिशिंग। बेस्ट प्लेस फॉर फिशिंग क्यों? अगर कोई पूछ ले कि भाई वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में मिलती हैं तो क्या होता है, तो आप बोलोगे वहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। कहाँ पर, जहाँ कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलती है। कोई वजह ही पूछ ले भाई बताओ क्यों ऐसा है, फिर क्या बोलोगे, टेम्परेचर बैलेंस होने से क्या है, फिशिंग ग्राउंड का क्या लेना देना। फिशिंग ग्राउंड का मतलब कि मच्छी ज़्यादा है वहाँ पर, है ना, टेम्परेचर बैलेंस से क्या उसका मतलब नहीं बनी। ठंडा होता है तो क्या होगा, मिनरल से क्या लेना देना मच्छी का। सुनो, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अगर वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में मिल रही है, वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ फिशिंग ग्राउंड ज़्यादा है, तो आपने क्या आंसर देना है, आपने बोलना है कि जो कोल्ड वाटर होता है, क्या जो आपकी कोल्ड करंट होती है, कोल्ड करंट जो होती है वो न्यूट्रिएंट रिच, क्या न्यूट्रिएंट रिच क्या लेकर आती है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्या, फाइटोप्लैंक्टॉन। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक फाइटोप्लैंक्टॉन, एक जू प्लैंक्टॉन, है ना। जू प्लैंक्टॉन हो गए क्या, एनिमल, है ना, और फाइटोप्लैंक्टन क्या हो गए, प्लांट। अब जिस जगह पे आपके कोल्ड करंट फाइटोप्लैंक्टन लेके वहाँ पे एकदम रिच उस जगह पे पहुँच जाएगी, ठीक है, वहाँ पे मच्छी को खाना खाने के लिए ज़्यादा वो मिल जाएगी, तो उस हिसाब से वहाँ पर फिशेस जो हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और वहाँ पे आपकी फिशिंग ग्राउंड बन जाएगा, है ना। आपने क्या बोलना है कि इस जगह पे क्यों इतने ज़्यादा फिशेस मिल रही हैं, क्योंकि भाई कोल्ड करंट ब्रिंग्स विद इटसेल्फ न्यूट्रिएंट रिच फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, जो कि फिश खाती हैं और उसी हिसाब से वहाँ पर एक हिसाब से फिशेस की क्वांटिटी बढ़ जाती है और वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बन जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर आपने क्या बोलना है, हाँ ऐसा तो होता है, लेकिन
ऐसी कोई जगह जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट मिले वो जगह फॉगी इन नेचर होती है। क्या? फॉगी इन नेचर। अगर आपको कहीं प्रीलिम्स का एमसीक्यू आ जाए और वहाँ लिखे कि लैब्राडोर करंट्स मीट गल्फ स्ट्रीम एट न्यू फाउंड आइलैंड, है ना, अभी दिखाता हूँ फोटो, न्यू फाउंड आइलैंड। क्या चीज़ होना चाहिए? कैसे होनी चाहिए भाई? फिशेज आपकी ज़्यादा वार्म करंट में, वार्म करंट की फिशेज कोल्ड करंट के खाना उसको मिला, उसके बाद वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ी। बात समझ रहे हो? जब दोनों मिलेंगी तो एक के पास मच्छी थी, एक के पास खाना था, जहाँ मिले उस एरिया में आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, है ना, है ना? ठीक है। ये आपको एक फोटो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ये आपको एक जगह दिखा रहा है। क्या? न्यू फाउंड आइलैंड। क्या दिखा रहा है? न्यू फाउंड आइलैंड। ये कहाँ पर है? देखो जरा एक बार फोटो। ये कैसी फोटो आ गई? ये फोटो दिख रही है? ये फोटो दिख रही है? ये क्या लिख रहा है? लैब्राडोर। ये क्या है? ये जगह न्यू फाउंड आइलैंड है। ये आपकी जगह है जहाँ पे लैब्राडोर और करंट और यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, है ना, आपस में मिल रही है। इस जगह पे मिलती है। कहाँ? न्यू फाउंड आइलैंड। दिख रहा है? आपने आप मार्क कर लो, नहीं पता तो मैंने दिखा दिया आपको। न्यू फाउंड आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ, ये ऊपर क्या आपका? कनाडा, है ना, कनाडा के राइट हैंड साइड में अटलांटिक ओशन में ऊपर देखो लिखा हुआ है लैब्राडोर सी, लिखा है, नीचे लिखा है न्यू फाउंड आइलैंड। यहाँ पर आपका क्या मिल रहा है? कोल्ड करंट दैट इज लैब्राडोर करंट इज मीटिंग विद अ वार्म करंट दैट इज गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ठीक बात है, पक्की बात है ना? एक हिसाब से समझ आ गया, एक एरिया आपको समझ आ गया। आगे बढ़ेंगे यार। एक तो ये ओबंदी हो गया, ये क्या है? ये देखो जरा, वापस आओ। फिर आपको क्या दिख रहा है? फिर आपको एक चीज दिख रही होगी। क्या? आपका लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम एक जगह पे तो मिल गई। कहां पर? न्यू फाउंड आइलैंड में। लेकिन आपकी गल्फ स्ट्रीम जो है वो ऊपर तक जा रही है। कहां तक? इधर तक जा रही है। देखो लिखा है गल्फ स्ट्रीम ऊपर की तरफ जा रही है, तो वही वार्म करंट का ऊपर जाके नाम चेंज होके नॉर्वेजियन करंट बन जाता है। लिखा है उसका नाम चेंज होके क्या बन गया? नॉर्वेजियन करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्दी के समय पे अगर आगे पीछे की जगहें जो हैं वो, अगर सर्दी के समय में आगे पीछे की जगहें वो फ्रोजन भी हो जाएं, लेकिन ये आपके जो नॉर्वे और इधर के ऊपर के पोर्ट्स हैं ना, यहाँ के जो नॉर्वे और स्वीडन के इधर के पोर्ट्स होंगे वो ओपन रहते हैं, आइस फ्री रहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्या? या फिर नॉर्वेजियन करंट। नॉर्वेजियन करंट क्या है? वार्म करंट, है ना, और वार्म करंट है तो पोर्ट्स को फ्रीज नहीं होने देगी, आइस फ्री पोर्ट्स रहेंगे वहां पर। कहाँ? ये नॉर्वेजियन करंट की वजह से इस एरिया में जो पोर्ट्स होंगे वो आइस फ्री रहेंगे। बात समझ आई? ठीक है, ठीक बात है ना? पक्का? हाँ, रशिया का बताया था, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। हाँ, वो भी इसी करंट की वजह से है, अभी बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। फिर ये करंट आपने पढ़ ली, ऊपर की तरफ गई। फिर एक नीचे आओ, नीचे क्या लिख रहा है? कैनरी करंट। दिख रही है? कैनरी करंट एक टाइप की कोल्ड करंट, लिखा है ब्लू में है। कैनरी करंट ब्लू में है। ये भाई देखो कैनरी करंट ब्लू में है। कैनरी करंट दिख रही है? कैनरी करंट दिख रही है तो कहां पर दिख रही है? अफ्रीका के वेस्ट हैंड साइड पे दिख रही है कैनरी करंट, अफ्रीका के वेस्ट हैंड साइड में। आप बोलो कि सर ये देखो ये कैनरी करंट है, आगे जाके फिर लिखा है नॉर्थ इक्वेटोरियल, फिर ये वार्म करंट बन गई। नहीं, कैनरी करंट जो है वो कोल्ड करंट है, लेकिन वो समंदर से नीचे फ्लो कर रही है, और उसके साथ ही ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो समंदर से थोड़ा ऊपर फ्लो कर रही है। बात समझ आई? कैनरी करंट क्योंकि कोल्ड करंट है ना तो नीचे फ्लो करेगी ना, और ये इक्वेटोरियल करंट वार्म करंट है तो इसके ऊपर फ्लो करेगी, है ना? कर सकती है ना? ऐसे थोड़ी कहीं लिखा है कि कहीं से वार्म करंट फ्लो कर रही है तो उसके नीचे से कोल्ड करंट फ्लो नहीं कर सकती। कर सकती है भाई, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है, कर सकती है ना? फिर इसकी वजह से वो क्या रहा है? इसकी वजह से ऐसे एक जगह क्रिएट हो रही है। ये वाली जगह दिख रही है? ये जगह दिख रही है? ये गल्फ स्ट्रीम ऐसे जा रही है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यहाँ से कैनरी करंट, यहाँ न्यू इक्वेटोरियल करंट, ऐसा गोल सा बन रहा है, दिख रहा है? गायर बोलते हैं इसको, GYRE। ठीक है, इस जगह पे आपकी एक सी है जिसका नाम है सरगासो सी। फोटो में देखो जरा,
इस जगह में एक सी है जिसका नाम है सरगासो सी। फोटो देखो जरा, क्या दिखा रहा है? सरगासो सी दिख रहा है, ये लिखा है सरगासो सी। क्या लिखा है? गल्फ स्ट्रीम ऐसे की तरफ जा रही है, ऊपर चलेगी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यहाँ नीचे ये एक छोटी सी करंट है, इसको आप भूल भी जाओगे तो आपको क्या देखना है, ये गल्फ स्ट्रीम, कैनरी करंट और न्यू इक्वेटोरियल करंट, इन तीन से मिलकर आपका एक सी बनता है जिसका नाम है सरगासो सी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखा है? बरमूडा, है ना। इसका मतलब क्या है कि वो जो बोलते रहते हैं बरमूडा ट्रायंगल में जाके शिप जो है वो फंस जाता है और ये सारा वहां पर तो कुछ जादू टोना, वो नहीं है भाई, वो एक्चुअल में क्या है? सरगासो सी। क्या है? सरगासो सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप चले जाओगे तो यहाँ पे पानी का मूवमेंट ऐसे ऐसे करेगा तो कैसे आप बाहर निकलोगे इसमें से? बात समझ आई? क्या बात समझ आ रही है? एक हिसाब से आपका जो बरमूडा ट्रायंगल और वो जो सारी चीजें हैं वो एक्चुअल में कौन सी जगह पर है? ये लिखा है बरमूडा, तो बरमूडा इज एक्चुअली प्रेजेंट इन सरगासो सी। और सरगासो सी कहाँ पर है? इस एरिया में है, अटलांटिक ओशन में है। किस किस से बन रहा है? गल्फ स्ट्रीम से, कैनरी करंट से और ये न्यू इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से। ठीक बात है? ठीक है, आपने मार्क कर लिया। देखो क्या लिखा है, गल्फ स्ट्रीम एक टाइप की वार्म करंट, फिर कैनरी करंट कोल्ड करंट, फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वार्म करंट। ठीक है, यहां तक ठीक है, समझ आ गया सारा। ये न्यू फाउंड आइलैंड देख लिया आपने, कहां पर है? न्यू फाउंड आइलैंड देख लिया, तो फिर कुछ और देखते हैं आगे। चलो, ये आपकी क्या दिखा रहा है फोटो? ये गल्फ स्ट्रीम और ये ऊपर चलेगी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और ये लैब्राडोर करंट यहां पर मिलेगा, तो यहां पर आपका क्या है? न्यू फाउंड आइलैंड, है ना। ठीक है, फिर ये क्या दिखा रहा है? ये फोटो यही वो वाला दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक करंट, कैनरी करंट और ये न्यू नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, आगे समझ, यहां तक समझ आ गई। सरगासो सी आपने देख लिया। फिर जरा नीचे आओ और देखेंगे करंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन की करंट देख रहे हैं ना अभी हम। नीचे की तरफ आओगे तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन तो समझ आ गया। ये साउथ अटलांटिक ओशन में जरा आप आओ। साउथ अटलांटिक ओशन में ये जो आपकी करंट है ये दो डायरेक्शन में जा रही है। देखो देखो, एक करंट है जो कि रेड करके ऊपर की तरफ जा रही है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की तरफ, और एक वही नीचे की तरफ आ रही है जिसका नाम है साउथ इक्वेटोरियल करंट, और वही ब्राजील करंट है। बात समझ आई, है ना। और ऊपर की तरफ चली जाती है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बन जाती है। समझ आई? इक्वेटर से उसको दो साइड जाना है, यहाँ ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ, दोनों जगह उसको जाना है ना, हीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नीचे आ रही है तो ब्राजील करंट बन रही है, ऊपर जा रही है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बन रही है। यहाँ भी बात समझ आ गई। एक और करंट है जो कि इक्वेटर से आ रही है नीचे की तरफ, जिसका नाम है गिनिया करंट, गल्फ ऑफ गिनिया। वो जगह का नाम है, उस जगह के हिसाब से उस करंट का नाम है। एक टाइप की वार्म करंट लिखा है। तो फिर आप देखो, ये तो इधर की तरफ आ रही है, पर फिर नीचे से एक कोल्ड करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। उस कोल्ड करंट का नाम क्या है? बेंगुएला करंट। लिखी है? क्या लिखा है? बेंगुएला करंट। ये दिख रही है? ये ठंडी ऊपर क्या गई? बेंगुएला करंट दिख रही है। और बेंगुएला करंट कहाँ पर है? अफ्रीका के वेस्टर्न साइड पे। बेंगुएला करंट कहाँ पर है? अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में। भाई आप अभी सर मत पकड़ना कि सर ने ये तो बता रहे हैं और फिर हमें तो याद नहीं रहेंगी, ये कैसे पढ़ा दिया सर ने। अभी जैसे ही खत्म होगा एक ही चीज़ बताऊंगा, सब याद हो जाएगा, टेंशन नहीं। अभी बस आप मैप में ध्यान दो और उसको पकड़ने की कोशिश करो कि कैसे कहाँ मूव कर रही है। ठीक है, बेंगुएला करंट क्या है? कोल्ड करंट नीचे से ठंडा पानी लेके ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है ना। अगर आप अफ्रीका के आओगे राइट हैंड साइड में, मतलब हम पहुंच गए इंडियन ओशन में। अब इंडियन ओशन में पहुंच गए तो भाई आप देखो, एक वार्म करंट जिसका नाम है अगुलास करंट दिख रहा है? ये लिखा है अगुलास करंट। इक्वेटर का गर्म पानी लेके पोल की तरफ कहीं जा रही है, इसके राइट हैंड साइड में चल रही है। बात समझ आई? अगुलास करंट अफ्रीका के राइट हैंड साइड में गर्म पानी लेकर जा रही है और नीचे की तरफ आ रही है। ये भी समझ आ गई। फिर क्या दिखाना चाह रहा है भाई? इंडिया की आप फोटो देखो तो इंडिया के पास दिखा रहा है कि कुछ कुछ गर्म पानी आ रहा है, ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट ऊपर की तरफ चल रही है। लेकिन इंडिया को अभी हम अलग से स्टडी करेंगे। इतने से एरिया को आप अभी भूल जाओ, वो जो वहाँ पर लाल लाल दिख रहा है ना, उसको कैसे स्टडी करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको बताऊंगा मॉनसून और कैसे रिवर्सल ऑफ विंड और उसकी वजह से ये करंट भी अलग अलग डायरेक्शन से चेंज कर जाएगी, है ना। विंड की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, करंट की भी थोड़ी बहुत होगी। फिर आप देखो कहाँ पर आ जाओ, नीचे आओ। देखो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में क्या लिखा है?
वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्या लिखा है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपकी कोल्ड करंट है, दिख रहा है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एक टाइप की कोल्ड करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड करंट। और यहाँ पर उसके राइट हैंड साइड में एक करंट जिसका नाम है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि क्या है, वार्म करंट। बात समझ आई, ये भी समझ आ गई। तो देखो ऊपर ऊपर आओगे तो एक करंट आपको दिख रही है, क्या, कुरोशिवो और ओयाशिवो, दो करंट है, कुरोशिवो और ओयाशिवो, ठीक है, कुरोशिवो और ओयाशिवो। जापान के राइट हैंड साइड पे इधर भी सेम चीज हो रही है भाई। कुरोशिवो जो है वो गर्म पानी लेकर जा रही है ऊपर की तरफ, और जो ओरोशिवो है वो कोल्ड वाटर लेकर आ रही है नीचे की तरफ। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, फिशिंग जोन, क्या बनेगा, फिशिंग जोन बनेगा। कहाँ पर, ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान, ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान आपका क्या बनेगा, फिशिंग जोन। अगर ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान आपका फिशिंग जोन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि जापानीज लोगों की डाइट में भाई फिश बहुत ज़्यादा खाते हैं। उसके बड़े सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण ये है कि भाई जहाँ फिश ज़्यादा मिलेगी वहीं की तो स्टेपल डाइट बनेगी ना। बात समझ आ रही है ना, जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा मिलेगी वहाँ की वो स्टेपल डाइट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं बोलूँ कि जम्मू में हम मच्छी खाएंगे, नहीं खाएं भाई, यहाँ पर है नहीं। अगर यहाँ पे समंदर होता है और या फिर कोई बड़ी रिवर होती है ना, उस हिसाब से मिलती भी। स्टेपल डाइट नहीं ना भाई, ये मत ऐसे मुंडी मत बनाओगी यहाँ पे तो सर दुकान है मैंने तो मच्छी खाई थी, वो नहीं, स्टेपल डाइट कह रहा हूँ, है ना। हम तो क्या खाते हैं, रोटी और चावल खाते हैं भाई, यही यहाँ पर उगता है, वही स्टेपल डाइट बनेगी। तो जापान के यहाँ पर एक तो फिशिंग जोन बन रहा है, उस हिसाब से उनकी डाइट में फिश का बहुत इस्तेमाल है। दूसरा, क्योंकि वो वॉल्केनिक आइलैंड है और वहाँ ऐसे ही कुछ नहीं उगता है ना। वॉल्केनिक आइलैंड होने की वजह से जापान में ऐसे ही कुछ नहीं उगता है, तो खाने पीने के लिए वो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है और फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि फिश वहाँ मिलती है। सेकंड, उनके कल्चर में ऐसा लिखा है कि फिश खाना उनके कल्चर में पुराना उनका वो है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे वो वेल को भी मार के खाते हैं ना, तो इसीलिए वेल है ना, वेल, इसीलिए एक कमीशन होगा जिसको आप बोलते हो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, ठीक है, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन। उसका काम क्या है कि दुनिया में आप वेल्स को कोई मारे नहीं, आप उसका जो मेंबर बन जाएगा वो प्रोहिबिट करेगा कि भी हम वेल्स का शिकार नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। तो जापान उसका मेंबर था, 1-2 साल पहले वो बाहर निकल गया, क्या उसने बोला नहीं हमारे तो कल्चर में बोला हम तो खाएंगे, है ना, ठीक है। घर जाओ एक बार रीड मार लेना क्या इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन क्या चीज़ है। और कहाँ पर और कहाँ पर है, हाँ ये वाली जगह कह रहे हो ना आप, यहाँ पर ये जहाँ पर भी आपको कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलती हुई दिखेगी वहाँ पर आपका फिशिंग ग्राउंड बनेगा। बात समझ आई, वहाँ पर आपका फिशिंग ग्राउंड बनेगा। आपने करंट के नाम देख लिए, अब भाई ये सर आपने बता तो दिए, पर भाई इसको कैसे हम याद रखें, बहुत आसान। याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है कि पहले आप लिस्ट बनाओ, क्या देखो आप ये जो आप बोल रहे हो वेस्ट साइड, वो तो आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे सिर्फ कि वार्म कौन सी है कोल्ड कैसी है, याद नहीं रख पाओगे, है ना, याद थोड़ी रख पाओगे। याद रखने के लिए आपको क्या करना है, घर पे जाओ एक चार्ट बनाओ, उसमें लिखो पैसिफिक ओशन, फिर ऐसे एक चार्ट बनाओ, क्या एटलांटिक ओशन, फिर ऐसे एक चार्ट बनाओ इंडियन ओशन, ठीक है। मैं आपको इधर ही बनवा देता हूँ, ठीक है। उसमें आप लिखो करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, फिर उसमें वार्म और कोल्ड दोनों आप एक साथ ही लिख लो, और फिर उनमें से वार्म कोल्ड कौन सी है वो तो आपको भी पता चल जाएगा। फिर आप लिखो ये अटलांटिक ओशन की कौन सी करंट है, सब वार्म और कोल्ड एक साथ लिख लो, और उसमें वार्म और कोल्ड कौन सी है वो आपको भी पता चल जाएगा। वो ऐसे इंडियन ओशन के साथ कर लो, और उसको 2-3 बार देखोगे तो सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसको 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अभी आप बोलो सर इतना सारा काम है मुझे भूल जाती है तो भाई फिर 2 नंबर जो आपको मिलने होंगे वो भी फिर नहीं मिलेंगे, है ना। अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का फिर वो भी नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा आपको बिल्कुल पूछते हैं भाई। ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसी हवा में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, हवा में क्यों पढ़ाऊंगा भाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है पूरे ज्योग्राफी की, आपको मैंने पहले ही बताया था। 2-3 जो क्लास हैं ये प्रीलिम्स बेस्ड क्लास हैं, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यहीं से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा। कुछ इधर उधर की कोई चीज़, अब ज्योग्राफी स्टैटिक है भाई, ज्योग्राफी स्टैटिक है, इसमें अभी ऐसा थोड़ी है कि कल को आप बोलोगे कि नहीं कोई नई करंट बन गई, भाई यही करंट है, इसी को आपने रट्टा मारना है और याद करोगे तो बन जाएगी बात। फिर भाई अगर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में
कोई करंट होगी तो क्या होगी, कोल्ड करंट। कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में कोई करंट होगी तो क्या होगी, वार्म करंट। बात समझ आ गई, फिट हो गया दिमाग में क्या। ये कॉन्टिनेंट, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी करंट, कैलिफोर्निया करंट, कोल्ड करंट। नीचे एफ साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में कौन सी करंट, पेरुवियन करंट, कोल्ड करंट। राइट हैंड साइड में गल्फ करंट, वार्म करंट। राइट हैंड साइड में ब्राजील करंट, वार्म करंट। फिर ऊपर क्या बता रहे हैं, इधर से जा रही है बेंगुएला करंट, कोल्ड करंट, इधर से आ रही है ऑगलास करंट, वार्म करंट, है ना। इधर ऑस्ट्रेलिया में भी सेम, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, कोल्ड करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वार्म करंट। ये चीज आप याद कर लो, है ना। ये तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगी, क्यों, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बन रहा है। और ये भाई मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी है, के सारे सबका, ओयाशियो और कोरोशियो 1000 बार पूछा गया है। ये हो गया लैब्राडोर करंट वाला हो गया, ये बेंगुएला करंट हो गया, ये पेरुवियन करंट होगी। फेमस क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, ठीक है। अगर बहुत किसी को इजी सवाल बनाना होगा, सीधा पूछ लेगा भाई पेरू करंट जो होती है बताओ, वार्म करंट है या कोल्ड करंट। बहुत ज़्यादा इजी सवाल। मुश्किल सवाल बनाना होगा तो पूछ लेगा ये करंट कौन सी ओशन में है ना। और उससे मुश्किल बनाना होगा तो क्या बोल लेगा, और मुश्किल, और मुश्किल बनाना होगा तो ऐसे बोलेगा, और मुश्किल बनाना होगा तो क्या बोल देगा, भाई डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। उसमें कोल्ड करंट का क्या लेना देना है ना। क्या बोलेगा, डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। उसमें कोल्ड करंट का क्या लेना देना है, उसमें कोल्ड करंट का ये लेना देना है कि कोल्ड करंट जो होती है वो डेसिकेटिंग इफेक्ट देती है, मतलब कि ड्राइंग इफेक्ट। क्या, ड्राइंग इफेक्ट। कोल्ड करंट देती है ड्राइंग इफेक्ट, मतलब सुखा देती है, मॉइस्चर। बात समझ आई, ठीक है। दो ही रीजन है कि आपके डेजर्ट हैं, जो उस जगह पे आपके डेजर्ट क्यों है ना। दो ही रीजन है। एक रीजन क्या है, ये कोल्ड करंट वाला, और दूसरा रीजन वो हम पढ़ेंगे जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, ठीक है, ठीक है। आप देखो, आपने मार्क किए थे इधर कितने सारे डेजर्ट थे कैलिफोर्निया स्नेक डेजर्ट, है ना, देखा था। मुहावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट थे, किस साइड थे, इसी साइड थे, इस साइड थे। फिर आप इस साइड आओ, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में याद करो कौन कौन से डेजर्ट थे। अटाकामा डेजर्ट था, यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट। फिर इधर आओ, इधर देखो कौन सा डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट। इधर आप देखो, इधर क्या है, सहारन डेजर्ट है, सहारन डेजर्ट है भाई है। ऑस्ट्रेलिया के इस साइड चले जाओगे तो डेजर्ट डेजर्ट है ना। और ऑस्ट्रेलिया की तो सारी चीजें यहाँ पर है, मैंने आपको बताया था ना, है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट जो होते हैं वहां पर क्या होता है, कोल्ड करंट चलती है, और कोल्ड करंट देती है ड्राइंग इफेक्ट। मतलब क्या है, ड्राइंग इफेक्ट मतलब वो वहां पर जाएगी तो वहां के मॉइस्चर को सुखा देगी, है ना, ठीक है। मॉइस्चर को सुखा देगी तो नमी सारी की सारी गायब होगी, और जो कुछ रेनफॉल हो सकती थी वो भी अब नहीं होगी। बात समझ आई, ये कैसे बंद हो गया, बात समझ आई। तो एक आपने क्या पॉइंट लिखना है कि कोल्ड करंट जो होती हैं, कोल्ड करंट गिव्स ड्राइंग इफेक्ट, जिसकी वजह से डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। Cold current gives drying effect, that is why deserts are located on the western margins of the continent, ठीक है। एक बार जरा देख लेते हैं कि यार कौन कौन से डेजर्ट हैं, और हम ऐसी हवा में बात कर रहे हैं कि सही में ऐसा है। पेज नंबर खोलो जरा, जहाँ पर आपको अमेरिका का मैप दिख रहा है। साथ में हमने डेजर्ट अभी तक मारे थोड़ी हैं, डेजर्ट हमने लोकेट नहीं किया ना, अभी भी हमने प्लेट्यू तक किए थे, डेजर्ट लोकेट नहीं किया ना। एक बार ज़रा कोल्ड करंट देख रहे हैं तो थोड़े बहुत आप डेजर्ट लोकेट करो, और फिर जब क्लाइमेटोलॉजी पे आएंगे तो फिर आपने पहले से लोकेट किए होंगे तो फिर उस टाइम नहीं करने पड़ेंगे। आ जाओ पेज नंबर आ जाओ 82, पेज नंबर 82 पे आ जाओ। पेज नंबर 82 पे आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर डेजर्ट है जिसका नाम है सोनोरन डेजर्ट, दिख रहा है, सोनोरन डेजर्ट दिख रहा है,
दिख रहा है, सोनोरन डेजर्ट दिख रहा है। उसके बाद आपको मोहावे डेजर्ट दिख रहा है, दिख रहा है मोहावे डेजर्ट, MOJAVA, मोहावे डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट दिखा नहीं दिखा? ये देखो यहाँ पर है, ये देखो, ये देखो, ये मोहावे डेजर्ट, ये नीचे सोनोरन डेजर्ट दिख रहा है। मोहावे डेजर्ट और सोनोरन डेजर्ट, समझ आई? ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, है ना। पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 पे आओ। पेज नंबर 88 पे आप जैसे ही आओगे तो आपको क्या पता चलेगा भाई, नीचे एक डेजर्ट है जिसका नाम है पैटागोनियन डेजर्ट, दिख रहा है, दिख रहा है, पैटागोनियन डेजर्ट दिख रहा है, पैटागोनियन डेजर्ट भाई, नीचे पैटागोनियन डेजर्ट। फिर ऊपर आओगे तो यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज में दिख रहा, बड़ा बड़ा लिखा है आटाकामा डेजर्ट, लिखा है, ये देखो यहाँ लिखा है, ये लिखा है आटाकामा डेजर्ट, ये लिखा है, दिख रहा है आटाकामा डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट दिख गया। और क्या दिख गया? पैटागोनियन डेजर्ट, है ना। नहीं आई समझ? नहीं आई समझ? पैटागोनियन डेजर्ट और हाँ, ये ब्राज़ील, वो नीचे आप देखो वहाँ पे फॉकलैंड करंट भी जा रही है एक, अपने मैप में देखो, पीछे वाले मैप में देखो, कौन सा पेज नंबर था? 100 क्या 7, 107 में देखो जरा क्या लिख रहा है वहाँ पे, फॉकलैंड करंट दिख रही है, दिख रही है। फिर आ जाओ आप पेज नंबर अफ्रीका में, पेज नंबर 92, पेज नंबर 92 में आओ। पेज नंबर 92 में आपको दिख रहा है कि ऊपर आपकी है कैनरी करंट, और कैनरी करंट के आसपास आपके बड़े सारे डेजर्ट हैं भाई, डेजर्ट ही डेजर्ट हैं। सहारन डेजर्ट ऊपर है, सबसे बड़ा क्या है? सहारन डेजर्ट ही है ना, है सहारन डेजर्ट है। नीचे की तरफ आओ तो क्या दिखेगा भाई, अफ्रीका के नीचे की तरफ बेंगुएला करंट मूव कर रही है जो कि कोल्ड करंट है। बेंगुएला करंट कोल्ड करंट होने की वजह से यहाँ पे नमीब डेजर्ट दिख रहा है, नमीब डेजर्ट दिख रहा है, नमीब डेजर्ट भी दिख गया। फिर नमीब डेजर्ट दिख गया तो आ जाओ पेज नंबर 96 पे। पेज नंबर 96 पे जैसे ही आओगे तो क्या दिखेगा? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट मूव कर रही है। क्या? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के मूव करने से आपका जो डेजर्ट बन रहा है, देखो अलग अलग नाम है, क्या? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। डेजर्ट ही डेजर्ट है वेस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड पे डेजर्ट ही डेजर्ट है ना, है कि नहीं है? है भाई। और रहने वाली सारी जगहें कहाँ पर हैं? जहाँ पर ये इनके पहाड़ हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज राइट हैंड साइड पे, है ना। सही बात है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज याद है ना, जब हमने माउंटेन मार्क किए थे तो मार्क की थी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना, याद है? इसका मतलब क्या है? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर भी आपके डेजर्ट हैं? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट है? डेजर्ट प्रेजेंट है। ये भी ठीक है। आ जाओ पेज नंबर 107 पे वापस, पेज नंबर 107 पे वापस आ जाओ। पेज नंबर 107 पे वापस आओगे, पेज नंबर 107 पे वापस आओगे तो क्या दिखेगा भाई? कुछ इंडिया की तरफ आती हुई कोई करंट बता रहा है, दिखा रहा है, इंडिया की तरफ आती हुई कोई करंट दिखा रहा है। ये लाल लाल रंग की ऊपर की तरफ आ रही है, फिर ये नीचे की तरफ जा रही है, फिर ये ऐसे जा रही है, दिख रही है ना, है ना। ये क्या लाल रंग की है? लाल रंग की है ना। मतलब ये इक्वेटर के जो वार्म वाटर है उसको जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने की जगह ही नहीं है, बंद है ना, बंद है। तो कोस्ट लाइन की तरफ से वो ऐसे डिफ्लेक्ट होकर फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ गया, दिख रहा है? उधर देखो मैप में दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है कि भाई इक्वेटर का जो वार्म वाटर है उसको जाना है पोलवर्ड्स, लेकिन बीच में पड़ रहा है ये एरिया जो कि इनक्लोज टाइप है और यहाँ से निकलने की जगह नहीं है, निकलने की जगह नहीं है, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे की तरफ आ गई, फिर यहाँ पर एक और ब्रांच आपको राइट हैंड साइड में दिखेगी बे ऑफ बंगाल में, जो थोड़ी सी ऊपर जा रही थी वापस नीचे की तरफ आ गई, है ना, दिख रही है?
बस इसी को आप बोलो कि ये जो आपकी फ़ोटो दिखाई हुई है ये आपकी कोई समर की फ़ोटो दिखाई होगी जहाँ पे इंडियन ओशन में ऐसा होता है, ठीक है। क्या समर में आपका इंडियन ओशन में ऐसा होता है कि करंट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है और उसी से आपका मॉनसून इफेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। और अगर आपकी सर्दियाँ आ जाएंगी तो रिवर्सल ऑफ द विंड उसी को बोलते हैं मॉनसून, ठीक है। तो तब अभी यहाँ पे फोटो क्या दिखा रहा है कि अरेबियन सी से उठ के कोई चीज़ इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर आ रही है ना, एरो ऐसे इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ है ना, इसी को आप क्या बोलते हो, एक टाइप का आप साउथ वेस्ट आपका जो मानसून होता है वो उसकी डायरेक्शन यही होती है। साउथ वेस्ट मानसून की डायरेक्शन क्या होती है, ये वाली होती है। साउथ वेस्ट मानसून अरेबियन सी से इसी डायरेक्शन में तो एंटर करता है ना, इंडिया में करता है ना गर्मियों में, और जैसे ही आपकी सर्दियां हो जाती हैं तो उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है ना, हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब लैंड से सी की तरफ जा रहा है ना, उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, वो तो इंडियन ज्योग्राफी में जब मानसून देखेंगे वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई कौन सी करंट है, किसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी आपको कुछ बता दूंगा, उसका जंबल्ड अप हो जाएगा किसके साथ, ओशन करंट के साथ। आप दिमाग में अभी आज के लिए क्या फिट करो, ओशन करंट, दिमाग में क्या फिट करनी है, ओशन करंट। वापस से आओ, कॉपी खोलो और वहाँ पर लिखो, कॉपी खोलो और वहाँ पर लिखो, वहाँ लिखो करंट्स, ओशन करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, ओशन करंट्स ऑफ पैसिफिक ओशन। अभी बता दूंगा, आप लिख लो और याद कर लो घर जाके, ठीक है। ओशन करंट्स ऑफ पैसिफिक ओशन, इस साइड से स्टार्ट करो भाई। आप बोलो पैसिफिक ओशन की पहली करंट का नाम अलास्कन करंट, लिखो अलास्कन करंट। दूसरी लिखो कैलिफोर्नियन करंट, अलास्कन करंट। दूसरी कैलिफोर्निया करंट। तीसरी हम्बोल्ट या फिर ब्रैकेट में पेरू करंट, ठीक है, हम्बोल्ट या पेरू करंट, ठीक है। अब ये तो इस साइड होगी, अब राइट साइड पे आ जाओ, मतलब ओयोशियो, OYASIWO, ओयाशियो, या ये वाले लिख लो OYASHIO, जो भी स्पेलिंग लिखने है, ठीक है। ओयाशियो और कुरोशियो, ठीक है, ओयाशियो और कुरुशियो, ये दोनों पैसिफिक ओशन की करंट। फिर नीचे आ जाओगे तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, क्या, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये सारी कौन सी करंट होगी, पैसिफिक ओशन की करंट के नाम अलास्कन करंट, फिर कैलिफोर्नियन करंट, फिर हम्बोल्ट या फिर पेरू करंट, फिर ओयाशियो, कुरोशियो और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। बात समझ आ रही है, ठीक है। आपने ये फोटो देखी होगी, इस फोटो को आप ध्यान से देखो तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कॉन्टिनेंट ज्यादा है और सदर्न हेमिस्फेयर में कॉन्टिनेंट कम है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड मास ज्यादा है, लैंड का एरिया ज्यादा है, और सदर्न हेमिस्फेयर में लैंड का एरिया कम है ना। इस हिसाब से आपके सदर्न हेमिस्फेयर में ओशनिक करंट हो या फिर नॉर्मल प्लैनेटरी विंड्स होंगी, वो तेज चलेंगी, है ना, स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। सही बात है। यहाँ देखो ये सेम चीज़ अगर यहाँ हो रही होती तो पर यहाँ पर देखो कैसे इधर उल्टी सीधी जा रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है। यहाँ पे देखो ये सीधी 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 जाती जा रही है, ज़्यादा उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल रहा। ऐसे ही आप देखोगे कि आपकी जो प्लैनेटरी विंड्स है वेस्टर्ली, वो भी यहाँ से सीधी सीधी जाती जाएंगी और इस एरिया में आपका चलना मुश्किल होता है ना। अगर इधर आप शिप लेके जाओगे तो आप चल नहीं पाओगे क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली जो विंड होती है वो चलती है ना। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है, ठीक है। उस हिसाब से आपकी ओशन करंट की भी जो स्पीड होगी वो सदर्न हेमिस्फीयर में इस एरिया में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऊपर वाला एरिया, क्योंकि वहाँ पर ये इतने सारा लैंड मास की वजह से, कोस्ट लाइन की वजह से इसकी चेंज होती रहती है, क्या डायरेक्शन चेंज होती रहती है, उस हिसाब से स्पीड भी थोड़ी कम हो जाएगी, है ना, ठीक है ना। एक और चीज़ ध्यान में रख लो, अगर कहीं गलती से कुछ और तोड़ मोड़ के कितना ही मोड़ लेंगे, यही सब पूछ सकते हैं और इससे ज़्यादा क्या ही आएगा। फिर आप लिखो ओशन करंट्स ऑफ द एटलांटिक ओशन, ओशन करंट्स ऑफ एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन की सबसे ऊपर आप लिखो क्या, लैब्राडोर करंट, सबसे ऊपर लैब्राडोर करंट। फिर आप लिखो गल्फ स्ट्रीम या फिर नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम या फिर नॉर्थ एटलांटिक
ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम या फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। फिर आप लिखो कैनरी करंट, फिर आप लिखो कैनरी करंट, फिर कौन सी, कैनरी करंट, कैनरी करंट भी ठीक है। फिर ये गल्फ ऑफ गिना यहाँ पर है, ये GUINEA, GUINEA, वार्म करंट हमने देखा। फिर एक और करंट जिसका नाम है बेंगवेला करंट, है ना, बेंगवेला करंट, ये बेंगवेला करंट है ना, बेंगवेला करंट, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, अटलांटिक ओशन की करंट्स। अब यही नॉर्थ अफ्रीकन, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यही ऊपर जाके क्या बन जाती है, नॉर्वेजियन करंट। तो अलग से भी नीचे लिखना है तो नॉर्वेजियन करंट भी लिख लो, आप कहीं गलती से भूल जाओ तो आपको याद होना चाहिए कि यही वाली जो है ऊपर जाके नॉर्वेजियन करंट बन जाती है ना, ऊपर जाके बन जाती है नॉर्वेजियन करंट। भाई इस फोटो में ना नाम अलग लिखा हुआ है, उस मैप में नाम अलग लिखा हुआ है, बस वो करंट एक ही है, ठीक है, ठीक है, उसका नाम है नॉर्वेजियन करंट। फिर आप आ जाओ करंट्स ऑफ द ओशन, करंट्स ऑफ इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन में काम की सिर्फ एक अगुलास करंट, एक अगुलास करंट और एक वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और अगुलास करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और अगुलास करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और अगुलास करंट, ठीक है। इंडियन ओशन में आ गई, है ना, इंडियन ओशन में क्या आ गई, इंडियन ओशन में आ गई आपकी अगुलास करंट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, अगुलास करंट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। बात ठीक है, समझ आ गई हमें। ओशन करंट, ओशन करंट के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। ओशन करंट एनसीईआरटी में क्या दिया है मुझे पता नहीं है, जितना मुझे लगता था कि आपके एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा, इससे बाहर कोई चीज़ नहीं आती भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता ओशन करंट में, ठीक है। अगर आपको ओशन करंट याद हो गई तो बस उससे ज़्यादा बाहर और कोई चीज़ नहीं पूछ सकता। वाई पूछ सकता था कि इसकी वजह क्या है, वो वजह मैंने आपको बता दी। क्या ओशन करंट होने की क्या वजह है, पहले आप बताओगे ओशन करंट क्या होती है, आप बताओगे लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो कि अगर सब सरफेस लेवल पे चलता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। फिर आप बोलोगे दो टाइप की होती है, कोल्ड करंट और वार्म करंट। वार्म करंट थोड़ी ऊपर चलती है सरफेस लेवल पे, और कोल्ड करंट जो होती है वो सब सरफेस लेवल पे चलती है। फिर भाई ओशन करंट्स बनने के अलग अलग तरीके हैं, फैक्टर जिनकी वजह से ओशन करंट बन रही है। पहला विंड, कौन सी, प्लैनेटरी विंड्स, और प्लैनेटरी विंड्स के जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में आपकी ओशन करंट्स डेवलप होंगी, है ना, वो हमने अभी देखा, ठीक है। जिस हिसाब से, जिस डायरेक्शन में आपकी प्लैनेटरी विंड्स चल रही होंगी उस डायरेक्शन में आपकी ओशन करंट्स भी चलेंगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, इंसोलेशन। इंसोलेशन से क्या हुआ, इक्वेटर का पानी ज़्यादा गर्म हो गया, वो हो गया लाइट, वो चाहता है कि मैं जाऊँ हीट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, मैं चला जाऊँ पोल के ठंडे वाटर की तरफ, और पोल का ठंडा वाटर चाहता है कि मैं इक्वेटर की तरफ आ जाऊँ, मैं भारी हो गया हूँ, ठीक है। ऐसे हीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और क्या होगा भाई, जो चीज़ ज़्यादा गर्म होगी, जिस एरिया में ज़्यादा इंसोलेशन होगा वहाँ ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, ज़्यादा रेनफॉल होगी, वाटर इज लेस सलाइन, है ना, वाटर कम सलाइन होगा, ठीक बात है। और जिस एरिया में रेनफॉल कम, वहाँ पर जिस एरिया में इंसोलेशन कम, रेनफॉल कम, सैलिनिटी भी कम, ठीक है, ठीक है, वो वाला वाटर आपका डेंसर होगा, ठीक है, मतलब सैलिनिटी ज़्यादा, सैलिनिटी ज़्यादा, रेनफॉल कम, सैलिनिटी ज़्यादा, और वो डेंसर होगा। फिर और क्या चीज़ बताई, कोरियोलिस फोर्स। भाई कोई चीज़ अगर इक्वेटर से चाहती है कि मैं कहाँ जाऊँ, कोई चीज़ चाहती है मैं इक्वेटर से जाऊँ नॉर्थ साइड, इक्वेटर से जाऊँ पोलवर्ड, तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा तो वो उसके राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होगी, और अगर सदर्न हेमिस्फेयर होगा तो उसके लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होगी। बात समझ आई, ठीक बात है, ठीक बात है। तो बस आप घर जाओ, आपको मैंने बता दिया कौन कौन सी करंट वार्म करंट है, कौन सी करंट कोल्ड करंट है, अटलांटिक ओशन में कौन सी करंट है, पैसिफिक ओशन में कौन सी करंट है। अगर वार्म करंट और कोल्ड करंट मिले वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनता है, फिशिंग ग्राउंड बनने की वजह क्या है वो भी बता दिया। क्या, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स,
ठीक है, जिनको मछलियाँ खाती हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पे मछली ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ठीक बात है, ठीक है। और क्या बताया कि भाई उस एरिया में फॉगी कंडीशंस होंगी, क्या फॉगी कंडीशन होगी, वो फॉग वॉग जिस दिन आपको फॉग ड्यू मिस्ट बताऊंगा उस दिन आप समझ जाओगे कि भाई ये वाली फिनोमेना है तो ये वहाँ पर होता है, इसकी वजह से वहाँ पर फॉग होती है, ठीक है, ठीक है। अभी क्या फिट करना है भाई, वहाँ पर फॉगी कंडीशन होगी और वहाँ पर फिशिंग ग्राउंड अच्छा होगा, ठीक बात है, ठीक है। कोल्ड करंट और वार्म करंट जहाँ पर मिलेंगे, ऐसी दो जगहें हैं, बड़ी बड़ी ऐसी दो जगहें हैं, कहाँ पर, एक न्यू फाउंड आइलैंड जहाँ पर आपकी लैब्राडोर करंट मिल रही है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से, ठीक है, और एक कहाँ पर ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान जहाँ पर ओयोशियो मिल रही है कुरोशियो से। बात समझ आ गई? कोई डाउट आपको यहाँ तक? इससे ज़्यादा आसानी से नहीं समझाया जा सकता, ज्योग्राफी स्टैटिक पोर्शन है, इससे मैं इसमें इनोवेशन नहीं कर सकता है ना। अभी मैं इसमें आपको ऐसी क्या चीज़ बता दूं कि आपको लगे वो वाह सर ने क्या बता दिया है ना, मतलब ये क्या है, मतलब स्टैटिक पोर्शन है, नहीं मतलब ये स्टैटिक पोर्शन है ना। अभी इसमें मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि भाई ऐसा हो रहा है, आपको वजह पता होनी चाहिए, है ना, वजह पता होनी चाहिए, ये नहीं तुक्के से कि भाई बस ये यहाँ से जाती है, यहाँ से, भाई क्यों जाती है उसकी मैंने आपको वजह बताई कि ये सारी चीज़ें, ये वाले फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपकी ओशन करंट इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उस हिसाब से इसकी डायरेक्शन होगी, उस हिसाब से सारी चीज़ें ओशन करंट के बारे में आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो अगर इसका मेंस का क्वेश्चन बने तो उसमें भी आपको वही सारे पॉइंट्स लिखने हैं, है ना, है ना। और अगर प्री का क्वेश्चन बने जो कंसेप्चुअल जिसमें पूछा हो उसमें भी वही सारे पॉइंट पता होंगे तो ही आप वो वाली ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, है ना, कुछ उल्टा सीधा पूछेगा तो, ठीक है। तो आप घर जाओ, इसको एक बारी देख लो, वापस आएंगे मंडे को तो फिर कुछ और देखेंगे, है ना, ठीक है। मंडे को मिलते हैं तो फिर कुछ और देखेंगे आगे। क्या चीज? कोरल आइलैंड्स, क्या चीज? कोरल आइलैंड कैसे बनते हैं? कल तो बताया था आपको, वो वाली फोटो है इसमें, कल जो दिखाई थी। रुको एक सेकंड, कोरल आइलैंड बनने के लिए आपको क्या चीज़ बताई मैंने भाई कि कोरल आइलैंड बनने के लिए एक कोरल होती है, उसका किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है? जूज़ैंथेलाई के साथ, है ना। जूज़ैंथेलाई के साथ किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? कोरल पॉलिप का। फाइटोप्लैंक्टन, कोरल पॉलिप है, उसका किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? जूज़ैंथेलाई के साथ। कोरल तो माइक्रो मतलब एनिमल है, कोरल एनिमल है, और प्लांट क्या है? जूज़ैंथेलाई, एल्गी है ना। जूज़ैंथेलाई क्या है? प्लांट है, और कोरल पॉलिप खुद में क्या है? एनिमल है, एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, है ना। तो कोरल को क्या चाहिए? खाना, और खाना इसको कौन दे रहा है? जूज़ैंथेलाई, है ना। जूज़ैंथेलाई खाना दे रही है। फिर मैंने क्या बोला, जो कोरल होती है वो अपने आगे पीछे प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, किससे? पानी के डिजॉल्व कैल्शियम से। वो पानी के डिजॉल्व कैल्शियम से जब वो चीज़ बिल्ड करेगी, और उसके बीच में आपका कोरल पॉलिप और ये जूज़ैंथेलाई जो प्लांट है इस कैल्शियम स्ट्रक्चर के बीच में रहता है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, है ना। उससे प्लांट बाहर की चीज़ों से बचता है और इसको खाना मिलता रहता है। फिर अब और जो कोरल रीफ, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया इस चीज़ को आप बोलोगे रीफ, है ना, ये बाहर से रीफ बन गई, है ना। अब ओवर द ईयर बहुत सालों तक, मिलियंस ऑफ सालों तक क्या होता है कि ये जो चीज़ है, ये एक डेड, अगर नीचे वाला मर गया है ना, तो डेड जो नीचे रीफ होती है उसी के ऊपर ये बिल्ड होता रहता है। ये अगर मर जाएगी तो इसके ऊपर न्यू बिल्ड होती रहेगी, ये मर जाएगा तो इसके ऊपर ओल्ड बिल्ड होती रहेगी, ऐसा करके। और वैसे भी आपको पता है कि ये ऐसा तो नहीं है कि सी बेड के नीचे है, नीचे तो है नहीं, नीचे नहीं है ना। ये तो कोरल कहाँ पर होती है एक्चुअल में? शैलो डेप्थ पे होती है ना। कोरल कहाँ होती है? शैलो मतलब क्या चीज़? हाँ, कोस्ट पे होती है, हाँ बिल्कुल,
शैलो का मतलब जिसकी डेप्थ कम हो, है ना, शैलो वाटर जिसकी डेप्थ कम हो, क्योंकि मैंने बताया था फोटिक रीजन इनको चाहिए, सनलाइट मिलनी चाहिए, क्लियर वाटर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो मर जाएंगी। फिर ऐसे बहुत सालों तक ये नई वाली जो चीज़ है इसके ऊपर डेवलप करती रहेगी, तो आपको ये ऐसे करके दिखेगा ऊपर से, है ना। मानो कोई वॉल्केनिक आइलैंड था, इसके आगे पीछे, इसकी रिंग के आगे पीछे ये कोरल रीफ डेवलप होना स्टार्ट हुई, है ना। मानो यहाँ नीचे इसकी कोस्ट के आसपास तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, किसी के साथ टेक लेगी ना, जिसके उसके ऊपर बनाएगी और बिल्ड होने लगेगा, है ना। तो क्या, जैसे ये एक्टिव वॉल्केनो, इसके साइड में ये रीफ ने अपना घर बनाना स्टार्ट किया, मतलब ये मानो ये शैलो डेप्थ होगी, तो यहाँ से बिल्ड करते 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 आपको ये सरफेस के ऊपर ऐसे दिख रही है। फिर मानो कि ये जो सरफेस के ऊपर ऐसी दिख रही है, और ये जो ऊपर का सॉलिड आइलैंड का पीस था, मानो ये यहाँ से हट गया, किसी भी फिनोमिना से वेदरिंग हुई, जो मर्जी हुआ, ये डिसॉल्व हो गया और पानी इसके रीफ के बीच वाले हिस्से में भी आ गया, है ना। पानी जो है वो बीच वाले हिस्से में भी आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, ये फ्रिंजिंग रीफ जो है वो बैरियर रीफ में कन्वर्ट होगी। और अगर ये वाला पूरा ऊपर तक पानी आ जाएगा, बीच में कुछ नहीं है, रिंग दिखेगी किसकी, रीफ की, तो आप बोलोगे अटोल बन गया। कहने का क्या मतलब है भाई, आप ऐसे मत समझो कि जो आपकी कोरल रीफ है वो एकदम सी बेड के नीचे से बनती और ऊपर उसका आइलैंड बन जाएगा और ऊपर वो पत्थर की हो जाएगी, वो नहीं। वो तो कोई आइलैंड तो है वहां पर, है ना, कोई आइलैंड तो है। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ था, तो उसको कोस्ट तो मिली हुई है, किसकी, ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट तो मिली हुई है। ग्रेट बैरियर रीफ को ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट मिली हुई है, कोस्ट के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे वो बनना स्टार्ट हुई और आपको अब सरफेस पे दिख रही है। बात समझ आई। वैसे ये वॉल्केनिक आइलैंड की जो इसकी बाउंड्री है, इसके ऊपर इन्होंने अपनी, इसके नीचे जो एरिया था यहाँ पर इन्होंने अपनी रीफ बनाना स्टार्ट की और आपको सरफेस पे ऐसे दिख रही है। बात समझ आ गई। इस हिसाब से कोरल आइलैंड बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का। कोरल आइलैंड का ये मतलब नहीं है कि भाई उस पर आप चलने लगोगे, पैर रखोगे तो वो नीचे आपके कोरल रीफ है। बात समझ आई। कोरल आइलैंड का ये मतलब है कि भाई आइलैंड तो वो है, लेकिन उसमें मेजॉरिटी एरिया जो है आगे पीछे वो वहाँ पर कोरल रीफ की वजह से वो बना है ना। बात समझ आई। अब लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके सैंड के ऊपर चलोगे तो नीचे कोरल रीफ के ऊपर चल रहे हो, ये मतलब नहीं हुआ ना। मतलब ये हो गया, आप पानी के अंदर थोड़ा सा भी जाओगे तो आपको कोरल रीफ दिख जाएगी, मतलब शैलो वाटर में आप उसके बीच के अंदर नीचे जाओ थोड़ा सा तो आपको दिख जाएगी, वहीं पर दिखेगी ना। इसका मतलब होता है वो कोरल आइलैंड है ना। एक जगह होगी, अब सब जगह ऐसा नहीं होता क्या। अब गोवा के बीच में चले जाओ और नीचे चले जाओ, नहीं दिखेगी कोरल रीफ भाई, ठीक है। कुछ जगह होगी जो आइलैंड होगा, और क्यों वहां पर होगी उसकी कंडीशन है कि भाई कोरल रीफ कहाँ पर डेवलप होती है, ये सारी कंडीशन होगी तो उस जगह पे कोरल रीफ मिलेगी, ठीक है। बात समझ आ गई। तो आप घर जाओ एक बारी रिवाइज कर लो, क्या ये ओशन करंट घर जाके एक बारी आप रिवाइज करो, सब याद हो जाएगी। और फिर आप ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ना, इसको पहले